किया, मैंने ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के लिए अपेयर किया और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स को ऑलमोस्ट क्रैक भी किया। फेलियर ने तब भी साथ नहीं छोड़ा, कभी मेरा 0.25 से सिलेक्शन रुक जाता था, कभी 0.1 से सिलेक्शन रुक जाता था, कई बार ये जो फेलियर वाला मामला है कि आप इम्तिहान दे रहे हैं और आप लगातार फेल हो रहे हैं, और मतलब और घर में एकदम माहौल जो है वो सन्नाटा है, मतलब आप जब भी आते हैं तो बेटा क्या हुआ, बस वो पिछले साल जो हुआ था इस साल भी वही हो गया। ये कि मैं रोज़ घर आऊँगा, 1 घंटा निकालूंगा और बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँगा। फिर एक भी अगर कोई बच्चा सिलेक्ट होता है इस एरिया से, जैसे फार फ्लंग एरियाज़ हो गए, रूरल एरियाज़ हो गए, बॉर्डर एरियाज़ का हो गया, एक भी बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा तो मुझे ये लगेगा कि मैंने अपना काम कर दिया, फिर मैं अपनी लाइफ आराम से जीऊँगा। जेके बैंक का रिजल्ट आया मेरे पास, अभी भी मैंने रखे हुए हैं 450 से 500 मैसेजेस मेरे फ़ोन में मैंने सेव रखे हैं जिनकी सिलेक्शन हुई। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में है, सिर्र आदम है ज़मीर कुन फ़का है ज़िंदगी। अपनी दुनिया आप पैदा कर। इस शेर में आलमा इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि आप अपनी दुनिया के मालिक खुद होते हैं। आप तय कर लें कि आप आसमान की हदों तक जाना चाहते हैं तो मुमकिन है। आप तय कर लें कि आपको समंदर की तह तक पहुंचकर मालूम करना है कि वहां क्या है तो आप पहुंच सकते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है? तय करना है, घर से निकलना है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी क्लास में पढ़ने वाले 12 बच्चे जो हैं इंटेलिजेंट हैं और आप 13वें नंबर पर हैं और आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने अंदर तलाश करेंगे तो कोई ना कोई ऐसी खूबी, कोई ऐसी काबिलियत आपको आपके अंदर मिल जाएगी जो उन 12 के पास नहीं होगी, जो आपको उनसे मुख्तलिफ कर देगी और आपको वहाँ लेकर जाएगी जहाँ उन 12 को पहुँचने में एक लंबा वक्त लगे। ज़रूरत है अपने ऊपर यकीन और अपने ऊपर मुकम्मल भरोसा रखने की। सरकारी बाबू की कुर्सी पर ही बैठना कमाल नहीं, और भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, करेंगे। अपनी दुनिया तो बदलेंगे ही बदलेंगे, लेकिन अपने साथ कई औरों की दुनिया को बदलेंगे। ये लंबी तमहीद मैंने इसलिए बांधी क्योंकि मेरे साथ सुमित पुरी हैं। सुमित मेरे जैसे एक स्टूडेंट रहे हैं। 10वीं की ठीक ठीक नंबर आए, 12वीं में भी ठीक ठीक नंबर आए, लेकिन आज सुमित लाखों लोगों का मुकद्दर बदलने का, उनकी तकदीर बदलने का काम कर रहे हैं। मासूम से चेहरे पे मत जाइएगा, बहुत मेहनत करते हैं। सुमित, पहले तो बहुत बहुत स्वागत एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर स्ट्रेट लाइन। थैंक यू सर। नर्वस क्यों हो इतने? आज पहली बार मैं कैमरे पे सामने खुद आया हूँ। आमतौर पे लोगों ने मुझे सिर्फ वाइट बोर्ड पे देखा है, तो थोड़ा सा मैं नर्वस ज़्यादा लग रहा हूँ। अगर यही कैमरा हट जाएगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हूँ इसमें। यानी आज मास्टर जी फंस गए हैं, आज मास्टर जी का इम्तिहान है। आज मास्टर जी का इम्तिहान ही है। पहली बार मैं किसी भी चैनल पे आया हूँ, तो मैंने पहली बार आज मैं इंटरव्यू दूंगा, तो जितनी भी अगर चीज़ें मैं बच्चों को गाइड कर सकूँगा तो काफ़ी उसमें होगा। सुमित, पहले मुझे ये बताएं कि क्या उम्र कितनी है? मेरी अभी 28 साल है। 28 साल आपकी उम्र है, लेकिन आपके चेहरे से बिल्कुल पता नहीं चलता आप 28 साल के हैं। चेहरा यूं बताता है कि कोई 20-22 के करीब करीब मामला है। तो ये उम्र छुपाई कैसे है आपने? 6 साल वाले का सिलसिला छुपाया कैसे? सर, ये 6 साल मेरे फेलियर ने ही छुपाए हैं सारे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा फेलियर देख के आज बाहर निकला हूँ। तो मैं चाहता हूँ या एक कोशिश करता हूँ कि जो फेलियर्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं वो मैंने अकेले देखे हैं। अगर आज की डेट में कोई भी बच्चा वो फेलियर्स देख रहा है तो उसके साथ मैं खड़ा रहूं और उसको गाइड करूं कि एग्ज़ाम्स या जो भी किसी भी चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, हर एक चीज़ का कोई ना कोई एक सोल्यूशन होता ही होता है। प्रॉब्लम कभी भी ऐसी नहीं होती कि किसी का सोल्यूशन ना हो। बस किसी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी चीज़ को थोड़ा कम टाइम लगता है। तो बस उसी के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को गाइड करूँ या हेल्प कर सकूँ किसी भी तरीके से। सुमित, 10th कहाँ से? सर, मैंने 10th करी थी कोऑपरेटिव स्कूल से। कोऑपरेटिव स्कूल से। क्या परसेंटेज थी, कुछ याद है? 10th में मेरी परसेंटेज 90+ थी। 90 प्लस थी। आमतौर पे 10th में 90 प्लस ही रहती है। उसके बाद 12th में क्या हुआ? 12th में काफ़ी सारी चीज़ें करी, नए नए चीज़ें देखी, काफ़ी ज़्यादा ठोकरें खाई, थोड़े हेल्थ। और 12th में ही ठोकरें खा ली सारी? 12th में ही ठोकरें खाई। ठोकरें इस तरीके से खाई कि जब 12th ख़त्म हुई तो मेरे पास कोई कॉलेज नहीं था कि मैं जिसमें ज्वाइन कर सकूं। तो वजह वो क्या वजह?
मेरी इतनी प्रिपरेशंस नहीं थी उस समय कि मैं किसी भी एक अच्छे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूं, आईआईटी या फिर AIEEE में जाके मैं सिलेक्शन लेके वहाँ। परसेंटेज क्या थी 12? ट्वेल्थ में परसेंटेज मेरी 67 थी। तो लेकिन जब एक साल मेरे को मेरे भाई ने ही गाइड किया कि ड्रॉप करना चाहिए, अपने आप को सीखना चाहिए, कि एक अटेम्प्ट और देना चाहिए। उस एक साल में मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में। मेरे जितने फ्रेंड्स थे सब लोग क्वालिफाई कर गए थे, काफ़ी अच्छे रैंक से, काफ़ी बड़े बड़े कॉलेजेस में वो चले गए थे। मुझे एक साल कोई कॉलेज नहीं मिला, बट वो एक साल का जो ड्रॉप का डिसीजन था, जिसको उस समय मैं मान रहा था वो कि मैं ड्रॉप पीछे रह खुद किया या वो हो गया? खुद किया था मैंने। किस चीज़ के लिए? मतलब अक्सर ड्रॉप का मतलब ये होता है, घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हमारे होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं का बोझ भी हमारे कांधों के ऊपर होता है कई बार। मतलब मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मेरा बेटा IAS ऑफिसर बने, तो वो महत्वाकांक्षा उनकी थी, बोझ मेरे कांधे के ऊपर था, तो मैं वो नहीं बना, मैं कुछ और बन गया। अब इसी तरीके से आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये महत्वाकांक्षाओं का बोझ था जिसके चलते आपने एक साल ड्रॉप किया, या खुद का मन था कि यार एक साल ड्रॉप करके भी देख लेते? मेरे घर पे कभी इस तरीके का प्रेशर नहीं रहा। मैं कभी भी फेल भी हुआ एग्जाम्स, जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मैंने बहुत दिए, नहीं हुआ। उन लोगों का रिस्पांस हमेशा ऐसा रहा, तो हम क्या करें। वो इस तरीके से करते थे, तो दूसरा इंसान भी सामने ये सोचता है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर, तो मैं क्यों ज़्यादा बर्डन अपने सर पे ले रहा हूँ। तो वो उनका एक अलग तरीका था। हमेशा मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। उसने ही मुझे कहा कि अगर तुझे लगता है कि तेरी गलतियों की वजह से या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से तू नहीं कर पाया, तो खुद को एक अटेम्प्ट और दे, ताकि इन फ्यूचर में ऐसा ना रहे कि काश मैं वो करता। तो मैंने खुद को अटेम्प्ट दिया, एग्ज़ाम्स दिए मैंने। रिजल्ट मेरा नहीं आया अच्छा, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप 2 साल जो बच्चा मेहनत कर रहा है 11th-12th, उसको आप 6 महीने में पीछे नहीं कर सकते। लेकिन वो जो 7 से 8 महीने थे ड्रॉप के, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि लाइफ को लाइटली नहीं लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, अगर आज के डेट में मैं पुराना टाइम सोचता हूँ वो वाला कि हाँ यार, मैंने उस टाइम पे अगर पढ़ लिया होता, अगर मैं IIT या कहीं अच्छे कॉलेज में चला गया होता, तो जो चीज़ मैं आज कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाता। तो वो चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया। मैंने अपने अंदर एक सीरियसनेस लाई कि लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, अगर कोई और इंसान वो फेस कर रहा है, अगर मैं उसको किसी भी तरीके से उसकी हेल्प कर सकता हूँ, तो वो मैं करूँगा। फिर 12th के बाद क्या किया आपने? 12th के बाद मेरे को कॉलेज मिला, माइट, जम्मू में ही है। मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग करी, 4 साल मैंने किए। 4 साल मैंने वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखा। वहाँ पे जो डायरेक्टर थे, पहले मुझे ये बताना, ये 4 साल सुखद 4 साल थे, या इन 4 सालों में भी हमारी तरह कोई फर्स्ट ईयर में सप्ली लग गई, कोई सेकंड सेमेस्टर में सप्ली लग गई, कोई थर्ड सेमेस्टर के पेपर पास कराने चले गए, कोई फोर्थ सेमेस्टर में किसी टीचर के पाँव पकड़ लिए कि सर कर दो सर, कर दो सर, हो गया सर? नहीं सर, सप्ली एक ही बार आई थी, बट मैंने कोशिश ये रखी थी कि क्लियर था कि जब एग्ज़ाम्स हैं तब पढ़ना और क्वालिफाई करने ही करने हैं, उसमें सप्लीज़ का बर्डन नहीं रखना, क्योंकि मेरे को आगे का पिक्चर क्लियर थी। जब इंजीनियरिंग हुई, कॉलेज के जो डायरेक्टर थे अरुण गुप्ता, अंकुर सर, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी। जो फेस्टिवल इवेंट्स होते थे कॉलेज के फेस्टिवल, तो उसमें मुझे काफ़ी कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिला। मैंने अपने कॉलेज में करवाए। वहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें और सीखी, किस तरीके से आप बाहर की कंपनी से बात करते हो, किस तरीके से आप उनको अपनी स्टेट में लेके आ सकते हो कि वो फेस्टिवल को स्पॉन्सर करने में हेल्प करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने कॉलेज में सीखी। कॉलेज जब ख़त्म हुआ तब मेरे दिमाग में ये था कि मैं JKPSC या फिर UPSC के लिए प्रिपेयर करूँगा, बट फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी ऐसी नहीं थी कि मैं 3 से 4 साल वेट करूँ और प्रिपेयर करते रहूँ, क्योंकि मुझे एक जॉब चाहिए थी। तो उस दौरान ही मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम्स, SSC एग्ज़ाम्स, इनके लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। मैंने ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स को ऑलमोस्ट क्रैक भी किया। फेलियर ने तब भी साथ नहीं छोड़ा। कभी मेरा 0.25 से सिलेक्शन रुक जाता था, कभी 0.1 से सिलेक्शन रुक जाता था, कई बार। ये जो फेलियर वाला मामला है कि आप इम्तिहान दे रहे हैं और आप लगातार फेल हो रहे हैं, और मतलब और घर में एकदम माहौल जो है वो सन्नाटा है, मतलब आप जब भी आते हैं तो बेटा क्या हुआ, बस वो पिछले साल जो हुआ था इस साल भी वही हो गया। तो मुझे ये बताइए, एक तो इसमें हाउ मच वर योर पेरेंट्स इन्वॉल्वड इन ऑल दिस, एंड वो किस तरीके से आपको कहते हैं चल छोड़ यार कुछ नहीं होता, अगले इम्तिहान की तैयारी करिए? सर, इसमें मेरे भाई ने बहुत हेल्प करी है मेरी, क्योंकि वो अभी खुद उन्होंने भी क्वालिफाई किया थे। भाई ने हमेशा मुझे कहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो एग्ज़ाम देने हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर करनी है, तुम बस मेरे को बोल दो। उसने अपनी कार्ड की डिटेल मुझे दे दी थी। उसने मुझे बस बोला था कि तू OTP के लिए मुझे बोल देना, तू बस प्रिपेयर करते चल, बाकी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेना। उसने मुझे इस तरीके, और घर वालों के पास में जाता था, मैं उनको बोलता था आज मेरा ये रिज़ल्ट आया है,
फाइनल राउंड था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, रह गया 4 लोग थे, 3 सिलेक्ट हो गया, अकेला मैं रह गया। उनका सामने से ये होता था तो हम क्या करें, तुम्हारी लाइफ है, हम लोग तुम्हें सिर्फ पढ़ा सकते थे, हमने पढ़ा दी है, अब तुम लोग, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, और अगर उस समय वो मुझे किसी भी तरीके से प्रेशर करते। डोगरी में एक बात करते हैं, हालांकि मुझे इतनी डोगरी नहीं आती, पर इयां मैं सुने दा इयां आखा दे कि ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਕੋਲਾ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀ ਉੜੋ ਕਿਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹ करना ये तो हाले नौकरी नहीं लगा दी ਇਹਦੀ ठीक है। ये भी कुछ होता था घर में या ये नहीं होता था? इस पे ये होता था मेरे घर पे, वो कहते थे पढ़ोगे, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो ठीक है, तो आगे तुम अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंगली जी सकते हो, अगर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, दुनिया आजकल जम्मू कश्मीर में वैसे मोमो बहुत बेचती है, तो कर लेना। मगर उन्हें ये पता था कि कोई भी चीज़ अगर करोगे तो अच्छे से करोगे, क्योंकि वो फेज़ मैं देख चुका था और उन्हें पता है कि सीरियसनेस जो एक होनी चाहिए। बट एक चीज़ में यहाँ पे जो चीज़ें चलती गई लाइफ में, मेन यही था कि जो चीज़ें मैंने देखी अपनी लाइफ में, उसमें मेरे भाई का बहुत बड़ा रोल था। कई सारी चीज़ें मैंने अकेले देखी, मैक्सिमम में भाई के साथ मैं सब शेयर कर देता था, उसकी तरफ से रिस्पॉन्स ही आता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस करते चलो अपना जो कर रहे हो, क्योंकि उन्हें दिखता था कि मेहनत कर रहा है इंसान तो आज नहीं तो कल क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो बस ऐसे करते करते एक दिन रिजल्ट आया कि अपनी स्टेट में जो IBPS का एग्ज़ाम है उसमें रैंक 1 है, और फाइनली एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। वहाँ पे मैंने एक चीज़ ये देखी कि ये एग्ज़ाम मैं देने ही नहीं जा रहा था घर से, मैं दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था जिसमें मेरा एग्ज़ाम में रैंक 1 आया। वहाँ पे मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी कि हम लोग अपने दिमाग में एग्ज़ाम का प्रेशर इतना बिल्ड कर लेते हैं कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो 100% वहाँ पे नहीं आती, एग्ज़ाम हॉल में 100% बाहर नहीं आती। अब जिस एग्ज़ाम को मैं देने ही नहीं जा रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ा नहीं, मैं पढ़ रहा था, 2.5-3 साल से मैंने पढ़ा इसके लिए, लेकिन मैं एग्ज़ाम में सिर्फ इसीलिए अपेयर करने गया कि हुआ तो देखा जाएगा, मैंने एग्ज़ाम प्रेशर नहीं लिया, और वो एग्ज़ाम मेरा अब तक का बेस्ट गया। वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, जो वर्ड हमारे यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर है किस तरीके से कम किया जाए। आज की डेट में JNK में बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे हैं, JKSSB काफ़ी वैकेंसीज निकाल रही है। मेन मैं हमेशा बच्चों को यही चीज़ सिखाता हूँ कि सिलेबस आपका हम लोग करवा देंगे, तैयारी आप लोगों की हम लोग करवा देंगे, लेकिन साथ साथ में ही मोटिवेशन पूरी जो मिलती है कि एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए सबके दिमाग में, सरकारी नौकरी 1% लोगों की ही लगेगी। अगर 1 लाख लोग अपियर कर रहे हैं, 1000 लोग ही उसमें सिलेक्ट होंगे, बाकी लोगों को कुछ एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, या वो एक हिम्मत ढूंढनी पड़ेगी जिससे वो कंटिन्यू करें। अब वो हिम्मत कैसे लानी है, वो प्रिपरेशन के साथ ही किसी को सिखानी। मैं किसी की आंखों में ये नहीं बोलता कि आप लोग बस पढ़ते चलो, आप तो कर ही लोगे क्वालिफाई, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता, क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं आज की डेट में, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। मेन ये एक जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि इंसान के अंदर ऐसा उनको बना दिया जाए कि वो कंटिन्यू करें चीज़ों को। जैसे आपने अभी कहा कि आपका रैंक फर्स्ट आया, फाइनली आपकी सिलेक्शन हो गई, सिलेक्शन होने के बाद आपकी तो सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है, सरकारी नहीं, बैंक में आपकी जॉब लग गई। बैंक में जॉब लगने के बाद आपको क्या ज़रूरत पड़ी फेसबुक के, यूट्यूब के ऊपर जाने की और जनता के साथ अपना इतना माथाबाजी करने की? भाई हमने यहाँ तो एटीट्यूड लोगों का ये है कि भाई एक 10 से 4 की नौकरी हो, 4 बजे के बाद थोड़ा फैमिली के साथ घूमने फिरने जाएं, 6 बजे के बाद डिनर का प्रोग्राम किसी के साथ हो जाए, और रात गए 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे घर पहुँचे और आधा घंटा टीवी देख के आराम से अपनी नींद सो जाएं, और सुबह बाप साहब उठेंगे 8 बजे और 9 साढ़े 9 बजे नाश्ता करके 10 बजे तैयार होकर जो है दोबारा अपने दफ्तर पहुंच जाए। तो कोई भी आदमी अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा बर्डन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये यूट्यूब चैनल बनाना है, बच्चों को एनरोल करना है और सुमित पुरी को दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाना है, ये कहाँ से जहन में? जिस दिन मेरी एग्ज़ाम जो जॉब थी वो अक्टूबर में लगी थी 2018 में, और उसी महीने के 1 महीने के अंदर अंदर JK बैंक की रिक्रूटमेंट आई थी। JK बैंक काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर से बच्चे रिक्रूट करता है, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा JK बैंक करता है। तो मुझे था कि अब तो चलो ये रिक्रूटमेंट अगर पहले आती, जो मेरे को 2.5-3 साल लगे वो नहीं लगते इतने। तो मैं जब बैंक जाता था, रास्ते में 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ते थे, और वहाँ पे दिन के 5 से 6 बैचेस चलते थे। बच्चे लद्दाख से, कश्मीर से, डोडा पुंछ के एरिया से, बहुत दूर दूर के एरिया से आते थे। और इनफैक्ट कुछ टीचर्स को मैं जानता था, मैं इंस्टीट्यूट्स के नाम नहीं लूँगा, वह उनको पूछता था कि आप लोग पढ़ा रहे हो? उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग इनको पढ़ा रहे हैं, हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, तो ये चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपनी तैयारी भी चल रही है, JK बैंक में हज़ारों के लोग लगेंगे तो हम भी लग जाएंगे, ये भी इनमें से हो जाएगा, सर्कल भी चल रहा है। तो वो चीज़ ना मुझे कहीं ना थोड़ी सी अजीब लगी
कि जो गांव का बच्चा है, जो बॉर्डर एरियाज़ के हैं, या जो काफ़ी इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे भी बहुत बार पॉइंट आउट किया गया है कि फ़ीस लेके आना, नहीं तो मत आना। तो ये एक जो चीज़ थी, ये मैंने स्टार्टिंग से रखा था कि अगर कभी चीज़ ऐसी हुई मेरे सामने तो मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा, जहन में बहुत देर से थी। तो एक दिन मैं बैंक में ही बैठा था, उस दिन मैं बैंक में बैठा था, मैंने देखा बहुत बच्चे बैठे हैं, जनवरी का टाइम था और मेरा बर्थडे भी था। मैंने उस दिन कहा था कि आज मैं पहली अनऑफिशियल आपसे एक लीव लूँगा, ऑफिशियली मैं नहीं आऊँगा। तो उस दिन मैं बैठा था, मैंने अपने साथ एम्प्लॉय थे उनसे पूछा, मैंने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने 2.5-3 साल मेहनत की है वो वेस्ट हो रही है, क्योंकि मैं सुबह यहाँ आता हूँ, शाम को घर जाता हूँ। जो आपने कहा कि आरामदायक ज़िंदगी, मुझे आदत ये पड़ गई थी कि सुबह उठ के पढ़ना, शाम तक पढ़ते रहना। बैंक में जॉब के साथ साथ टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल था। मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। तो मैंने देखा कि मैंने सोचा एक ट्राईपॉड लेता हूँ। तब मेरे पास इतना वो भी नहीं थे, इनफैक्ट अभी भी नहीं है। मैंने एक ट्राईपॉड देखा, सबसे सस्ता सा कौन सा था, 600 रुपये का वो मुझे दिखा। मैंने उसको ऑर्डर किया, मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैंने उसको स्टैंड किया, जो भी रफ शीट्स बच जाती थी, जो वेस्ट मटेरियल था, मैं वो लेके घर आ जाता था। और मैं उस पर रेड और ब्लैक पेन, जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें पता है, मैं वहाँ घर आता था, पहले मैंने उनको पूरा बताया किस तरीके से तैयारी करनी है। मैंने फिर रोज़ कोशिश ये की कि मैं रोज़ घर आऊँगा, 1 घंटा निकालूंगा और बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँगा। फिर एक भी अगर कोई बच्चा सिलेक्ट होता है इस एरिया से, जैसे फार फ्लंग एरियाज़ हो गए, रूरल एरियाज़ हो गए, बॉर्डर एरियाज़ के हो गए, एक भी बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा तो मुझे ये लगेगा कि मैंने अपना काम कर दिया, फिर मैं अपनी लाइफ आराम से जीऊँगा। मुझे नहीं पता था कि ये चलते चलते इस तरीके तक होगा। मेन क्या था, मेन कंसर्न मेरा हमेशा ये था, हम लोगों ने तैयारी करी, फरवरी में एग्ज़ाम्स था, फरवरी में एग्ज़ाम था, फिर पुलवामा अटैक हो गया, उस वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, अप्रैल में एग्ज़ाम रखे गए। तो कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप कभी आओ, एक बार ऑफलाइन में भी हमें पढ़ा दो, अगर आप गाइड कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। मैं एक इंस्टीट्यूट, मैं नाम वापस नहीं लूँगा, उनसे बात करने गया कि मेरे को काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि आप मुझे थोड़ी सी जगह दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं उनको पढ़ा के चले जाऊँगा। उन्होंने बोला कि आप उनसे पैसे लोगे। मैंने मना कर दिया कि मैं पैसे तो मांगूंगा नहीं किसी से, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। उन्होंने कहा नहीं सर, हम जो प्रोफेशनल नहीं है उनके साथ काम नहीं करते, हमें वो चाहिए जो सुबह आएगा 10 बजे, शाम को 6 बजे तक यहाँ पे रहेगा, वो टीचर चाहिए। तो मैं चला गया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जो भी होगा यहीं पे आप लोगों को यहीं पे पढ़ाऊँगा। फिर एक जो हमारा नाम मैंने रखा SSS क्लासेस करके, इसके 3 S मैंने सोचे थे। पहला स्टडी प्लान, कि मैंने पूरा बच्चों को पढ़ाया, जो जो चीज़ें आती थी, जो जो स्कोरिंग सेक्शंस थी, वो सब मैंने बच्चों को बताई कि ये चीज़ें आप करोगे तो आपको हेल्प होगी। बट जो दूसरा एस था, यानी कि स्ट्रेटजी, उसके लिए ना मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थी, क्योंकि आपको अगर कभी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं तो आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को देखने के लिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। जम्मू कश्मीर में ऐसा एटमॉस्फेयर था नहीं। वही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे जाते थे, 100 या 150 लोग जाते थे, आप उनसे 4-4, 5-5 हज़ार रुपये ले लेते थे, और उनके बाद वहाँ पे वो बच्चे देखते थे कि हाँ हम टॉप कर रहे हैं। बट ग्राउंड रियलिटी वो बिल्कुल अलग थी। कोई बच्चा कश्मीर में उनसे बहुत ज़्यादा लेके आ रहा है, कोई बच्चा जम्मू में उनसे बहुत ज़्यादा तैयारी पे है। तो वो मेरे को एक ये था कि एग्ज़ाम तो अब ओवरऑल होगा, यूटी बेस्ड होगा या फिर जिस भी तरीके से होगा। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर कि फिर मैंने जिन लोगों से, जिनके टेस्ट मैं खुद देता था, तो उन्होंने मेरी सक्सेस स्टोरी वगैरह वहाँ पे अपलोड करी थी कि किस तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आप इनके लिए टेस्ट बना सकते हैं। उनका सीधा सीधा आंसर था कि हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी इंडिया के अभी टॉप पे है। उन्होंने कहा था कि हम नहीं बनाएंगे। उनका नाम ऑलिव बोर्ड है। उन्होंने कहा था हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे जो टेस्ट है वो अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 लाख लोग लेते हैं। जम्मू कश्मीर का अलग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 लोग होंगे। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने वो चीज़ बनाई। जम्मू कश्मीर के बच्चे खुद के ही साथ टेस्ट दे रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे रूल है कि हम ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों को रियल टाइम एनालिसिस मिला। अब फिर हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी थी उस पर काम करना शुरू किया। स्पीड किस तरीके से बढ़ाई जाए टेस्ट में, अपनी नेगेटिव मार्किंग कैसे कम की जाए, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको सिलेक्ट किया जाए, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पे टाइम वेस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि 1 घंटे के एग्जाम में 100 क्वेश्चंस है और जेके बैंक का कट आज की डेट में 86 किया था। और मुझे नहीं पता उसमें हमारा कितना रोल है या कितना नहीं, लेकिन 12,000 जम्मू कश्मीर से लोगों ने वो टेस्ट में अपीयर होते थे। उनके सारे टेस्ट या बहुत सारी लोगों में एक अवेयरनेस आ गई कि बैंकिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोग ये चीज़ें करेंगे हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद ठोकरें खा खा के, जो मैंने 2.5-3 साल सीखी,
उनको मैंने आराम से 7 से 8 महीने में सारी बता दी कि आप ये चीज़ें फॉलो करोगे, आपका ये सेक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। जो मेरी स्ट्रांग थी वो मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें चलती गई। फिर यहाँ पे आता है अगस्त 5 और नेट बंद हो गया, हम लोगों का चैनल वगैरह जो भी था, और नेट वगैरह कहीं चल नहीं रहा था। मार्च में 2G हुआ और मार्च में ही JKSSB ने कहा कि हम लोग पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम करवाएंगे, और उन्होंने सिलेबस आउट किया। उस समय भी जो जॉब थी वो अल्टरनेट डेज थी, थोड़ा टाइम मिलता था। मैंने कहा कि हम इसको वापस से शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चों की उम्मीद बन गई थी कि हाँ हम करेंगे। तो हमने किया। बीच में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते गए, शोपियाँ, बडगाम, डोडा, रजौरी, सांबा, उधमपुर, हर एक जगह से हमारे साथ आज टीचर्स जुड़े हुए हैं जो बाहर खुद आए कि हम लोगों ने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, हम लोगों ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग करिए। तो देखते 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 एक टीम बन गई प्रॉपर। आज की डेट में जब पंचायत का रिजल्ट आया पहले, तो बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए, 250 से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। फिर JK बैंक का एग्ज़ाम उन्होंने कहा कि री एग्ज़ाम होगा, तो हम लोगों ने कहा कि हम फिर से मेहनत करेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे कि क्वालिफाई करें। JK बैंक का रिजल्ट आया, मेरे पास अभी भी मैंने रखे हुए हैं 450 से 500 मैसेजेस मेरे फ़ोन में मैंने सेव रखे हैं जिनकी सिलेक्शन हुई। जनवरी में ये स्विच का आया, लोगों ने कहा कि अब आपका बहुत नाम हो चुका है, लाखों में आप लोगों को लोग जानते हैं, आपको स्विच करना चाहिए कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में या फिर खुद के पेड बैचेस लेके आओ, और आप लोग अपना नाम इस तरीके से बना लो कि आपको पैसे हों। तो बट एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से ये थी कि हर कोई इंसान खुद पैसा कमा सकता है। आज की डेट में कोई भी इंसान, कोई भी कहीं कभी हो, वो खुद पैसा कमा सकता है। अगर आप किसी एक को पैसा कमाने के लायक बना रहे हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे आपने कहा कि ये तो सारी कहानी हो गई कि किस तरीके से आपने बच्चों के ऊपर मेहनत की और आज SSS का एक नाम है और आप लोग मेहनत कर रहे हैं और अभी भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अंत में सुमित आपसे ये जानना चाहूँगा कि फर्दर आने वाले कल में क्या प्लान्स हैं आपके, और जो बच्चे SSS को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और हैंडल पे ढूंढना चाहते हैं तो कैसे ढूंढ सकते हैं? मैं सारे लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ ही, आप उसको आप पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग सीधा लिख सकते हैं यूट्यूब पे SSS स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी सक्सेस। अगर आप सिर्फ SSS TRIPLE स्पेस S आप लिखेंगे आपको शो हो जाएगा। फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम पे भी है, वहाँ पे हम लोग मटेरियल, स्टडी मटेरियल सब शेयर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। वीडियो लेक्चर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, सब आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। उन्हीं लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और अगर किसी बच्चे को किसी तरीके का कोई डाउट आता है तो वो हमारे फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर सकता है। वहाँ पे दिन के मतलब 35,000 के करीब लोग हैं फेसबुक पे ग्रुप में, तो वो डेली जो भी कोई बच्चा कोई चीज़ पढ़ता है वो वहाँ पे MCQ पोस्ट कर देता है उसके रिलेटेड, जो दूसरे की भी हेल्प हो जाती है जिससे। तो ये एक प्रॉपर तरीके से हम लोग क्लासेस को चला रहे हैं। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में जैसे JKP SI की क्लासेस होंगी, जैसे जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी हम लोग उस दिन फ्री बैच पूरा वापस से चलाएंगे। जैसे मिशन यूथ के तहत बहुत कोशिश की जा रही है, हम लोग ये मिशन यूथ 2.5 साल पहले से चला रहे हैं। तो हम लोगों की यही कोशिश है कि अगर कोई भी बच्चा फारफ्लंग एरिया से है या कोई भी रूरल एरिया से है, बॉर्डर एरिया से है, जिसको ये लगता है कि अगर मेरे को कोई गाइड कर दे तो मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। हमारे साथ इनफैक्ट एक हैं, उनके जो पापा थे वो क्लास 4 एम्प्लॉय हैं, उन्होंने SBI PO क्वालिफाई किए हैं, और उन्होंने जिस दिन मुझे फ़ोन किया था तो वो रो रहे थे। तो कोई भी इंसान क्वालिफाई कर सकता है एग्ज़ाम। सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, जो हमारे JNK में लोगों के दिमाग में चीज़ें चल रही है कि अगर हम 15 से 20 हज़ार रुपये पैसे देंगे, वहाँ जो कमरे में 4 दीवारों में बैठ के पढ़ेंगे वो में कोई जादू मंत्र सिखा देंगे कि हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें वहम है। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप कर ही लेंगे। टाइम लगेगा बट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुमित पुरी। सुमित पुरी SSS एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ये पढ़ाते हैं। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि आप अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि आपको ये यकीन हो कि जो आप करना चाहते हैं वो वाकई में आप करना चाहते हैं। किताब आपके सामने है और आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं। जब आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं, आप एक दिन बैठकर उस किताब के साथ देखिएगा कि 1 घंटे में उस किताब में के ऊपर आप
कितनी बार ध्यान से उस किताब को पढ़ते हैं और उस 1 घंटे में आपका दिमाग कहाँ कहाँ घूमता है। अगर आपका दिमाग कहीं नहीं घूम रहा और आपका दिमाग आपकी किताब के साथ जुड़ा हुआ है तो यकीन मानिए आपको घंटों किताबों के ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से वक्त में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। बाकी स्ट्रैटेजी क्या है, कामयाब आप कैसे हो सकते हैं, वो सुमित पुरी के साथ आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़े रहें। सुमित, आपको बहुत बहुत मुबारक और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए।